नमस्कार। बायोलॉजी टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ आप 10+1 10+2 के कोर्स कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्स के लिए जुड़ने के लिए आप संपर्क नंबर दिया हुआ है 88 77 60 51 86। चलिए तो आज हम देखेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो दूसरा नंबर चैप्टर है उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, प्रारूपी पुष्पी में पुष्प पत्र होते हैं। तो प्रारूपी पुष्पी में 4 पत्र होते हैं जिसमें बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग होते हैं। तो आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्प में परागकोश में परागकण और बीजांड कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो पुष्प के परागकोश में परागकण जो बीजांड में उत्पन्न होते हैं उसे हम कहेंगे एग यानी अंड। चौथे नंबर क्वेश्चन पर, पुष्प में विकसित होने से पूर्व अनेक हार्मोनल संरचना परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है जिसे हम क्या कहते हैं। पुष्प का विकास, वो भी वर्धी जनन में। वर्धी जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और यहाँ हम लोग लैंगिक जनन में पढ़ रहे हैं, लेकिन पुष्प में जो विकास होता है वो होता है वर्धी जनन के रूप में। तो इसका पुष्प का विकास वर्धी। पुष्प में नर संरचना को क्या कहते हैं। नर की संरचना को सामूहिक रूप से हम लोग पुमंग कहते हैं। मादा जननांग की इकाई को क्या कहते हैं। तो कार्पेल कहते हैं मादा जननांग की इकाई को। हिंदी में इसे स्त्री केसर कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, नर जननांग की इकाई को क्या कहते हैं। पुंकेसर। जब पूछे नर जननांग को संपूर्ण रूप से क्या कहते हैं तब हम उसको बताएंगे पुमंग, लेकिन जब पूछे नर जननांग की एक इकाई को क्या कहते हैं तो उसका आंसर होगा पुंकेसर। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। मादा जननांग की इकाई को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं कार्पेल। जब पुष्प जननांग हो तो उसे हम कहेंगे, उसकी इकाई को कहेंगे पुंकेसर, और मादा जननांग की इकाई पूछे तो हम बोलेंगे कार्पेल। 9वें प्रश्न को देखते हैं। पुष्प में नर जननांग में होता है, मतलब पुष्प के नर जननांग में क्या होता है। तो पुष्प के नर जननांग में पुंकेसर होता है। और इसी प्रकार मादा के जननांग में क्या होगा तो अंडाशय होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुंकेसर बने होते हैं किसके। तो पुंकेसर 3 रूप में बने होते हैं, पूतंतु, फिलामेंट, योजी, कनेक्टिव और परागकोश यानी पॉलन सेक। ये 3 मिल के किसका निर्माण करते हैं। ये 3 मिल के निर्माण करेंगे पुंकेसर का। ठीक है, बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में बोला गया है, पूतंतु में एक लंबा पतला सा ठंडल होता है। इसमें अंतिम सिरे पर एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम परागकोश कहते हैं। समझने के लिए, पुष्प के पूतंतु जो जाते हैं ऊपर, उसमें एक ठंडल होता है और यहाँ ऐसी आकृति बनी होती है जिस पर परागकण चिपके रहते हैं। तो पूछा गया है कि उस संरचना को क्या कहते हैं। तो इस संरचना को हम लोग कहते हैं हम लोग परागकोश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, बंध पुंकेसर के उदाहरण क्या है। पादप में बंध पुंकेसर के उदाहरण है अमलतास। ठीक है, बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुष्प के रूपांतरण फलों एवं बीजों के प्रकीर्ण में सहायक होते हैं, मतलब पुष्प का रूपांतरण होना चाहिए। रूपांतरण किस में, तो फल में हो जाना चाहिए और बीज में होना चाहिए। तो इसके प्रकीर्णन में जो सहायता करता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज और अंडाशय। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, पुष्प की खेती को क्या कहते हैं। तो पुष्प की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पुष्प के खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के तंतु का दूसरा छोर को क्या कहते हैं। पुष्प के जो तंतु होते हैं उसके दूसरे छोर को क्या कहते हैं। तो पुष्प के तंतु के दूसरे छोर को, जहाँ पर वो लगा रहता है, उसे कहते हैं पुष्पासन या पुष्पदल। परागकोश की संरचना कैसी होती है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है परागकोश की संरचना कैसी होती है। तो परागकोश की संरचना होती है चतुष्कोणीय। आंसर क्या होगा इसका, चतुष्कोणीय। परागकोश का जो दोनों पाली होगा, इसमें देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि परागकोश के दोनों पालियों के मध्य एक मिडिल लेयर जुड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं योजी।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पराग कणों अथवा लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका में विभाजन से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो विभाजन क्या कहलाएगा, तो उस विभाजन का नाम है अर्धसूत्री विभाजन। उस विभाजन का नाम अर्धसूत्री विभाजन। बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लघु बीजाणु धानी की संरचना बनते हैं, तो वो लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसी होती है, तो वो होती है अगुणित। वो कैसी होती है, अगुणित। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है पराग मातृ कोशिकाएं यानी पॉलन मदर सेल्स जो होते हैं या लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, तो वो कितनी गुणित होती है। जिस प्रकार लघु बीजाणु धानी की संरचना अगुणित होगी, उसी प्रकार मातृ कोशिका की रचना जो होगी वो होगी द्विगुणित। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं लघु बीजाणु का आकार आरंभ में कैसा होता है, तो लघु बीजाणु का आकार आरंभ में गोल होता है। 22 नंबर क्वेश्चन लघु बीजाणु जनन में भित्तियाँ पाई जाती है, तो 4। अभी हम लोग ऊपर में भी एक क्वेश्चन और भी देखे थे, लघु बीजाणु जनन में भित्तियाँ कितनी, 4। परागकोश के सबसे बाहरी परत क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा। 24 नंबर बाह्य त्वचा के नीचे की परत क्या कहलाती है, अंतःस्थिसियम। अंतःस्थिसियम। और टेपिटम की कोशिका 25 नंबर है, टेपिटम की कोशिका में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे सघन जीवद्रव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे कि टेपिटम की कोशिका में क्या पाई जाती है, तो टेपिटम की कोशिका में पाई जाती है सघन जीवद्रव, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है नर युग्मोद्भिद यानी मेल गैमिटोफाइट की प्रथम कोशिका है, तो आप बताएंगे जब नर युग्मोद्भिद बनते हैं तो प्रथम कोशिका क्या कहलाता है, कहलाता है लघु बीजाणु। 27 नंबर क्वेश्चन टेपिटम कोशिकाएं बनी होती है, आप कहेंगे टेपिटम कोशिकाएं जो भी बनी होती है वो द्विकेंद्रक और बहुकेंद्रक दोनों हो सकती है, द्विकेंद्रक और बहुकेंद्रक। टेपिटम की कोशिका कहाँ होती है, वो अंड के भाग जो पढ़े थे उसी में होती है। परागकोश जो पढ़े थे उसी के सबसे मध्य परत के बाद वाली परत क्या कहलाती है, टेपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेपिटम के 2 प्रमुख कार्य बताएं, तो टेपिटम के दोनों कार्य पराग कणों यानी पोलन ग्रेन का विकास के समय पोषण दे देना एक काम, और टेपिटम का दूसरा काम है कि पराग कणों के बाह्य चोल का जो होता है वो निर्माण कर लेना। तो ये दोनों कार्य करते हैं कौन, टेपिटम। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर है 29 क्वेश्चन नंबर में पूछा जा रहा है नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या कहलाती है, तो नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, जो भित्ति लघु बीजाणु के चारों ओर बनेगी उसे हम कहेंगे परागकण। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन लघु बीजाणु के आकार कैसे होते हैं, लघु बीजाणु के आकार अंडाकार होते हैं, लघु बीजाणु के आकार अंडाकार होते हैं। बाहरी भित्ति बना होता है उस पदार्थ का क्या नाम है, तो बाहरी भित्ति जो बना होता है वह पदार्थ कहलाता है एस्पोरोलिन। वह पदार्थ क्या कहलाता है, एस्पोरोलिन। 33 नंबर क्वेश्चन बाह्य भित्ति का बना होता है पदार्थ उसको क्या कहते हैं, ये बाहरी भित्ति बना होता है उस पदार्थ का नाम है। और यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है ये कि इसमें बताया गया है बाहरी भित्ति और इसमें भी बाह्य भित्ति, यहाँ क्या करना है, आंतरिक भित्ति। ठीक है, यहाँ क्या करना है, आंतरिक भित्ति। ठीक है, ये दिक्कत है। तो बताएंगे उसको एस्पोरोलिन की, किसकी बनी होती है, एस्पोरोलिन की। जब एस्पोरोलिन पदार्थ पहचान लेते हैं तभी एस्पोरोलिन पदार्थ किसी आंतरिक संरचना को स्पष्ट रूप से छोड़ देते हैं, जिसके बाद परागकण आसानी से पहुंच जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं अंतःचोल बना होता है किसका, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI करके रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया क्या, अंतःचोल किसे कहते हैं, अंतःचोल किसे कहते हैं या अंतःचोल किसका बना होता है, तो अंतःचोल पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। और पूछे अंतःचोल किसे कहते हैं, तो पैक्टोसेलुलोज का बना हुआ वह रचना जो
पुष्पी पादप में जनन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय, निषेचन के समय अलग होकर निकल जाता है, उसे हम कहते हैं अंतःस्चोर। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पराग तथा स्पोर्स का अध्ययन किया जाता है। पराग तथा स्पोर्स का अध्ययन जो किया जाता है वो परागणु विज्ञान में, ये सबसे ज़्यादा आपको अंग्रेजी में पूछा जाता है, आप उसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा, पोलियोनोलॉजी। ठीक है, ये अंग्रेजी शब्द ज़्यादा पूछा जाता है। पराग कण से पूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद बनने तक की सभी क्रिया को क्या कहते हैं? तो परागण से, जब परागण एक पौधे से दूसरे पौधे, ध्यान में आपको होगा कि एक पौधा यहाँ है और एक पौधा यहाँ है, यहाँ से निकलने वाला परागकण उड़ के इस पौधे पर आएगा तो उसे हम कहेंगे परागण। तो परागण से पूर्ण विकसित नर युग्म तक के बनने की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? तो सम्मिलित रूप से कहलाएगा लघु युग्मक जनन, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी कोशिका एवं सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी, जब बड़ी की बात कही जाएगी तो बड़ी कोशिका एक कायिक कोशिका होगा। थोड़ा सा समझना ये है कि कायिक कोशिका से किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होता है, तो शरीर बड़े होते हैं। और सबसे छोटी कोशिका होती है जनन कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जनन कोशिका। ठीक है, बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। घासों में परागण जनित एलर्जी कौन सा है? तो घास जो होते हैं, जैसे दूब घास हो गया, जैसे एनुटेलस हो गया, जैसे डाइकेथियम हो गया, ये सब घास जो है वो घास एलर्जी उत्पन्न करते हैं। एलर्जी इट मीन्स लाल चकत्ते दाने आ जाना, खुजलाहट बढ़ जाना, चेहरे पर या हाथ पाँव में अधिक से अधिक एलर्जी उत्पन्न हो जाने से धीरे धीरे वो श्वसन तंत्र में भी पहुंच सकता है, तो श्वसन तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। वैसे वैसे एलर्जी जो परागकण से होते हैं उनका कुछ नाम है, जैसे दूब घास, जैसे डाइकेथियन, एनुलेटस, ये सब नाम है। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। खरपतवार में परागकण एलर्जी पैदा करते हैं, तो खरपतवार का जब बात होगा तो पार्थेनियम, ये भी खरपतवार है, और रैंगबिड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एम्ब्रोसिया होता है। ठीक है, एम्ब्रोसिया, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में अमेरिका से आयात किया गया गेहूँ, अमेरिका से आयात किया गया गेहूँ, उसमें क्या पाया गया था? तो उसमें पाया गया था पार्थेनियम, उसमें पाया गया था पार्थेनियम। प्रोटीन, मिनरल्स तथा विटामिन्स बी की भरपूर मात्रा किसमें होती है? परागकण में होती है। भरपूर मात्रा किसमें होती है? परागकण में होती है। प्रोटीन, मिनरल्स तथा विटामिन की भरपूर मात्रा। गेहूँ, बाजरा आदि अपने परागकण की जीवन क्षमता कब खो देते हैं? तो 30 मिनट के अंदर, यानी आधे घंटे के अंदर ही वो अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं। बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सूर्यमुखी कुल के पौधे में परागकण अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं। अगर सूर्यमुखी के पौधे पर वह परागकण पड़ता है तो वह लगभग 3 घंटे जीवित रह सकता है। जयांग पुष्प का क्या होता है? तो जयांग पुष्प का मादा जननांग होता है। जयांग पुष्प का मादा जननांग होता है। जयांग के इकाई को कहते हैं स्त्री केसर यानी कार्पेल। जयांग की एक इकाई को क्या कहेंगे? स्त्री केसर यानी कार्पेल। एक स्त्री केसर के भाग कौन कौन से होंगे? भाग अंडाशय होगा, वर्तिका होगा, वर्तिकाग्र हो गया, सभी महत्वपूर्ण भाग है। तो स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। 47 नंबर क्वेश्चन, जब पुष्प में केवल एक ही स्त्री केसर होता है तो उसे क्या कहते हैं? एकांडपी। जब पुष्प में केवल एक ही स्त्री केसर होगा तो उसे कहेंगे एकांडपी। ठीक उसी प्रकार जब पुष्प में जयांग में स्त्री केसर की 2 संख्या हो जाएगी तो उसे कहेंगे द्विअंडपी। ठीक उसी प्रकार जब पुष्प में स्त्री केसर की संख्या 3 हो जाएगी तो उसे कहेंगे त्रिअंडपी, या वहाँ से हम लोग उसे बहुअंडपी कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, द्विअंडपी का उदाहरण कौन है? द्विअंडपी के उदाहरण कौन है? तो सही आंसर क्या है? अकवन। तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे फिर से एक नए चैप्टर के साथ।
या एक इसी के नए सेट के साथ आएंगे और फिर देखेंगे आगे की ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए धन्यवाद।